साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत को फेवरेट करार दे दिया, लेकिन बूम बूम का कहना है कि ग्रीन शर्ट्स भारतीय टीम को सरप्राइज दे सकती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को बर्मिंघम में मैदान सजेगा। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि ग्रीन शर्ट्स भारतीय टीम को सरप्राइज देने की सलाहियत रखती है, लेकिन भारतीय टीम मतवाजन और मैच में फेवरेट होगी। आईसीसी की वेबसाइट पर कॉलम में बूम बूम ने लिखा कि दुनिया भर के शायकीन की तरह उन्हें भी पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार है और इनकी दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। स्टार ऑलराउंडर के मुताबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली ने माजी में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई है और इन्हें आउट करना कौमी बॉलर्स के लिए चैलेंज होगा। कौमी टीम कोहली को जल्द आउट करने में कामयाब हो गई तो हरीफ को कम स्कोर तक महदूद रख सकती है। शाहिद आफरीदी ने मजीद लिखा कि भारतीय बॉलिंग लाइन भी मुतवाजन है और वो नौजवान फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह से बहुत मुतासिर हैं। साहब क्या कहेंगे कतर और सऊदी ताल्लुकात के बारे में? जी फताज अजीज साहब बुजुर्ग हैं हमारे और इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। दो सवाल बनते हैं। पहला तो ये है कि वो किस हैसियत से ये बात क्लैरिफाई कर रहे हैं कि ईरान पे हमला नहीं होगा, क्योंकि वो एज मुशीर खारजा या पाकिस्तान एज मेंबर ऑफ द अलायंस तो कहीं भी नहीं है। जो हमारी औकात है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, वो वहां सारी दुनिया ने देख ली और उस पर बहुत बात हो चुकी है। अब बात करने का फायदा कोई नहीं है। वो किस हैसियत से बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनका सोर्स क्या है। क्या उन्होंने किसी घोड़े के मुंह से ये खबर सुनी है या उनको किसी और सोर्स से पता चला है? कोई मुझे तो उनके इस बयान की कोई हैसियत नहीं लग रही। ठीक है। पिछले 5-7 साल में इंग्लैंड में खेलने का पाकिस्तान का तजुर्बा ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में इंग्लैंड में भारत के नताइज शानदार रहे हैं। पिछले 10 मैचेस में जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड की सरजमीन पर खेले उसमें पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस ही जीत सका और 7 में उसे शिकस्त हुई। जबकि पिछले 10 मैच जो भारत ने इंग्लैंड की सरजमीन पर खेले उसमें भारत को 7 मैचेस में फतह हासिल हुई। पहले मैच में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बर्मिंघम के एडमिस्टन क्रिकेट ग्राउंड में मैदान में उतर रहा है। इस मैच के लिए भारत को फेवरेट करार दिया जा रहा है। बॉलिंग की बात करें तो हमारे अटैक बॉलर मोहम्मद आमिर का मुकाबला है भारतीय अटैक बॉलर मोहम्मद शामी से। मोहम्मद आमिर ने 32 मैचेस में 50 विकेटें ले रखी हैं और उनकी बॉलिंग एवरेज 27.1 है, जबकि मोहम्मद शामी ने 47 मैचेस में 87 विकेटें ले रखी हैं और उनकी एवरेज 25 है। चैंपियंस ट्रॉफी की जिसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। ये बैनुल अक़वामी क्रिकेट के वाहिद मुकाबले हैं जिनमें पाकिस्तान की टीम कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ने अब तक कुल 18 मैच खेले हैं, जिनमें से ये सिर्फ 7 मैच जीतने में कामयाब हो सकी और 11 मरतबा इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मैच जीतने की शरह सिर्फ 39% है। दूसरी तरफ भारत का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में दुनिया की तमाम टीमों से बेहतर है। इंडिया ने अब तक इस टूर्नामेंट में 23 मैचेस खेले हैं, जिनमें से वो 15 में कामयाब और 6 में नाकाम हुआ। 2 मैचेस ड्रॉ हुए। यूं इंडिया की जीत की शरह 71% है। इंडिया एक मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है और एक मरतबा बारिश के बायस फाइनल न होने की वजह से श्रीलंका के साथ ट्रॉफी शेयर कर चुका है। क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के 7 दीगर मुल्कों की चैंपियंस ट्रॉफी में जीत की शरह 50% से ज्यादा है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी जीत की शरह 50% से कम सिर्फ 39% है। इस मरतबा भी टूर्नामेंट खेलने वाली 8 टीमों की दर्जाबंदी में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है। क्या जनरल राहील शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान ईरान से मुतालिक अपना मौक़िफ़ आगे बढ़ा पाएगा, और अगर बढ़ाता भी है तो इसके ऊपर कितना अमल दरामद मुमकिन है? ये बड़ा मुश्किल, ये बड़ा सख्त चैलेंज है राहील शरीफ साहब के लिए। और जो ये यूएस अरब कॉन्फ्रेंस में हो गया है जिस तरह का तमाशा, उसके बाद तो मेरे ख्याल में उनके लिए चैलेंज और भी बढ़ गया। अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद राहील शरीफ साहब वापस आ जाएं, वो जो एक जॉब उन्होंने वहां पे ली थी अब उसको छोड़ के वापस आ जाएं। ये एक सोचा समझा फैसला था जिसके तहत राहील शरीफ को साहब को वहां पे भिजवाया गया।
अब हमारे साथ मसला ये है कि हम जो अक्सर औकात करते हैं फॉरेन पॉलिसी लेवल पे कि इंटरनेशनली जिस तरह चाइना के साथ हमने बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हुए हैं, अब जब फायदा उनसे चाइना उनसे फायदा उठा रहा है तो अब हमें पता चल रहा है यार ये तो हमारी ट्रेड को खा रहे हैं। अब ये कि क्या हमने उस वक्त सऊदी अरेबिया से कुछ इस तरह के रिटर्न अपने कुछ उनसे शराइत मनवाई, क्या हमने उनसे कोई रिटर्न पेपर उनके साइन किए कि जब हमारा जनरल आपके पास जाएगा इस अलायंस को हेड करेगा तो उसका दायरा कार क्या होगा, टीओआरस क्या होंगे। जीती है। अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो काफ़ी मैचों अभी तक पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीता, उसकी सिर्फ ये वजह है कि अब उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, वो ये प्रूव कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर क्या करना है। और पाकिस्तान टीम को भी यही करना है, चाहे इंडिया 71% उसका जीतने का तनासब 71% है, बट ये है कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जिस दिन अच्छा खेलो उस दिन बंदा जीतता है। इंडिया की जो टीम है उसमें एक्सपीरियंस भी प्लेयर्स हैं और यंगस्टर्स भी हैं। उनको बड़ा एडवांटेज है इंडिया की टीम को कि वो अभी T20 खेल कर आए हैं, IPL हुआ है, तो वो ज़रा इस वक्त मैच्योर टीम कहूँगा मैं उस टीम को। लेकिन हमारे लड़कों को ये भी पता है कि हमारे यंगस्टर्स ने अगर इस मैच्योर टीम के खिलाफ स्कोर कर दिया तो एक ही दिन में हीरो भी बन जाएंगे। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अगर सारे लड़के हीरो बनना चाहते हैं तो 4 तारीख से बेहतर कोई दिन नहीं है किया, मगर यह है कि जो डेंजरस बैट्समैन है उनका वो विराट कोहली ही है। वही है कि अगर उसको जल्द आउट कर लिया जाए तो वो उनकी 50% बैटिंग लाइन तबाह हो जाती है। उनकी बैटिंग डाउन द लाइन तक जा रही है, काफ़ी नीचे तक जा रही है उनकी। लिहाजा ऐसी टीम जिसकी के बैटिंग लाइन अप डाउन तक जा रही है, 6ठे 7वें तक जा रही है, और वो तो फिर उस टीम से खतरा ही रहता है। जहाँ तक सरताज जी साहब का तल्लक है, जी जी भाई उनके बॉस नवाज शरीफ को तो उन्होंने घास नहीं डाली वहाँ। सही है। यानी हम दुबले हो रहे हैं सऊदी अरबिया गम में, ना उनको कोई तकरीर करने का मौका दिया, ना ट्रंप से को मुलाकात हुई, उनको बाकायदा स्नब किया गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। निज़ार साहब आप अपना शार्प कमेंट कर। मेरा कमेंट ये है कि राहील शरीफ साहब मुलाजिम हैं, जी जी वो एक मुलाजिम है, वहाँ तनख्वाह पर गए हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में भी जो वहाँ लोग थे उन्होंने ये बताया कि उनको कोई खास अहमियत नहीं दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मामले में, ईरान और अरब का मामला तो सदियों पुराना और इतना गहरा है, राहील शरीफ किस खेत की मूली हैं, वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। मेरा ये एक छोटी बात करना चाहूंगा, अब राहील शरीफ साहब को अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो सर वो उनको लेने दें, अब जनरल रिटायर हुए घर। ठीक है, माल बन रहे तो बनन दो। के पास जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है, भुवनेश्वर कुमार है, उमेश यादव है, तो उनके बॉलर्स भी अब काफी फॉर्म में। हीरो बनने का बेस्ट टाइम है, और हीरो आपको पता है सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही बन सकते हैं आप। एक ही दिन में आपको चांद पे पहुंचा दिया जाता है। यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल। देखिए हमारा यही होता था कि हिंदुस्तान की टीम आ गई जी, पै जाओ। अगर पैने का शौक है, यानी मुकाबला करने का शौक है, तो फिर तो जीतना ही पड़ेगा। कर्जा लेने में कोई इंतजार नहीं करता, कर्जा लेने में कोई आसरा नहीं करता, फौरी तौर पर कर्जा लेने की बात करते हैं। आपको याद है सुकूक बॉन्ड जारी हुए थे, अब हुकूमत पाकिस्तान ट्रेजरी बिल और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जारी करने लगी है कर्जे के हुसूल के लिए। ये कर्जा सुन के हम पे कर्ज का कर्जा चढ़ता चला जा रहा है। सुहेल साहब, समझ नहीं आती कि हर बच्चा पैदा होता है 1,25,000 के करीब कर्जा लेके पैदा होता है। निका, जब से गवर्नमेंट ने आइंदा माली साल के नए तरक्याती बजट का ऐलान किया था और कहा था कि 15% ज़ायद हमने रकम मुख्तस की है, बहुत से तरक्याती काम होंगे, उस वक्त से हमारे लिए सरप्राइज़ है कि यह रकम आएगी कहाँ से। आपने इलेक्शन मुहिम के ऊपर भी बेशुमार अनाउंसमेंट करनी, वहाँ भी पैसा आएगा कहाँ से। तो चंद रोज़ कबल हमने स्टोरी की थी कि चीन से हमने $1 अरब कर्ज लेने का फैसला किया था, वफाकी काबीना से पेश की मंजूरी भी हासिल कर ली थी। 3,650 अरब रुपए का मुल्की बैंकों से और मुख्तलिफ जो फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारे हैं उनसे कर्ज लेने का फैसला किया है। फौरी तौर के ऊपर 7 जून को पहली कर्ज की किस्त मंजूर होनी है 300 अरब रुपए की, और 8 जून को ही हमने 300 रुपए का जो पहले वजारत खजाना ने कर्ज लिया था सुकूक बॉन्ड की मद में, वो वापस करना है। तो मजमूई तौर के ऊपर जो ये 3,650 रुपए का प्लान है, इसमें से 3,013 अरब रुपए वो हमने जो मौजूदा गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान मुल्की बैंकों और मुख्तलिफ इदारों से कर्ज लिया था,
उसको सूद के साथ 4.5% से 5% तक अदायगी के साथ वो करेंगे। पीछे बचेंगे तकरीबन 260 अरब रुपए। उस रकम को बात ये की जा रही है कि जो गर्दिशी कर्जे का एक बर्डन बना हुआ है, बहुत से मुश्किलात का सामना है, प्लान ये है कि जो बाकी रकम बचेगी 262 अरब रुपए, उसमें से कुछ रकम गर्दिशी कर्जे के लिए, सारा नहीं, कुछ रकम गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए जारी की जाएगी। तो रवां माली साल भी कर्जों की जद में रहा, आइंदा माली साल के अंदर भी भारी कर्ज हैं, न सिर्फ आलमी इदारों से, बैरून मुल्क मुख्तलिफ बैंकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से, और बल्कि मुल्की बैंकों से भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी हजारों अरब रुपए का कर्ज लेने की पूरा शेड्यूल तैयार होकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा सेक्टर जिसपे पैसा लगाएं तो पैसा रिटर्न होगा, लेकिन इस सेक्टर के ऊपर एशिया के बहुत सारे मुमालिक में पाकिस्तान बहुत पिछली सफ पर खड़ा है। और इसके अंदर मलेशिया है, इंडिया है, बहुत सारे मुमालिक है जो कि हमसे कई ज्यादा आईटी के शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी हालांकि छोटे छोटे मुल्कों ने सिलिकॉन वैलीज बनाई हुई हैं जहां पे वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इंडिया में 2-3 ऐसी जगह हैं जो बहुत ह्यूज कह लेंगे सिलिकॉन वैली की सूरत इख्तियार कर चुकी है और अरबों डॉलर की सूरत में वो कमाई कर रहे हैं इस वक्त। ये एक टेक्नोलॉजी ये आईटी और टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बड़ा एसेंशियल पार्ट है और इंसानी जिंदगी का बहुत लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। इसको अगर आप इससे आप फरार भी नहीं हासिल कर सकते और मुमकिन भी नहीं है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप अपने मुल्क के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप अंधेरे का रास्ता मुंतखब कर रहे हैं। नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये दावा किया कि ये हक्कानी नेटवर्क ने ये हमला करवाया है और ये हमला इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एमा पर करवाया। जब भी अफगानिस्तान में कोई वाकया होता है उसका इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पे धर दिया जाता है। मुझे ये बताइए कि शेख साहब, मुझे एक और चीज़ भी अहम है और वो ये कि इतना बड़ा हमला जो है ज़ाहिर उसकी प्लानिंग होती है और उसकी चैटर जो है, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो तो एनडीएस ने पिक नहीं की, लेकिन जब धमाका हो गया तो धमाके के फ़ौरन बाद जो है हक्कानी नेटवर्क का नाम आ गया और साथ ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नाम आ गया। एनडीएस का ये रहा है पैटर्न कि जो चीज भी है वो पाकिस्तान ने करवाई है और पाकिस्तान का फेवरेट टूल जो है वो हक्कानी नेटवर्क है। अब इससे हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने का तरीका ये है कि हमें किसी तरह हमें अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान की करंट लीडरशिप, उसके साथ हमें एक एतमाद का जो अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको दूर करना है। अशरफ गनी को दावत दी गई, डॉक्टर अब्दुल्ला को तो कई बार दावत दी गई कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, वो नहीं आए, वो इनकार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये है कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान की तो कोशिश ये है कि वो इल्ज़ाम तराशी का जवाब इल्ज़ाम तराशी से न दे, क्योंकि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि अफगानिस्तान मज़ीद भारत के कैंप में न चला जाए। इसके लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल तो हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही। कर्जा लेकर जो पैसा ले रहे हैं राव साहब, अल्लाह ताला इसे नजरे बद से बचाए कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, रास्ते के अंदर गायब ना हो जाए, उसी तरीके से जिस तरह कोयला साहिवाल आते आते गायब हो गया। स्टेट बैंक जो रेगुलेटर है, जिसको ये नोटिस लेना चाहिए कि आप कर्जे की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, जो इजाजत है आपको उससे आप ज्यादा नहीं जा सकते, वही कह रहा है कि नहीं और ले लें आप, कोई मसला नहीं, इधर नोट ही छापने हैं ना। अब नोट छापने से जो अफरात ज़र पैदा होगी उसका जो नतीजा आवाम पे आएगा, एक तो ये उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा, दूसरा इतना कर्जा जमा हो गया, इसको अदायगी कैसे होगी? किसी ने सोचा? साहब 100 रुपया एक दोस्त से लेकर दूसरे दोस्त को दे दिया, फिर दूसरे से दे के पहले को दे दिया। तो वो ये करेंगे ना, वो